नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप हमेशा की तरह प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा बिंदु है साहित्य का इतिहास, अर्थात आज हमको देखना है हिंदी का जो साहित्य है वह कैसे और किन पद्धतियों के अनुसार रचा गया है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इतिहास शब्द का मतलब। इतिहास शब्द की उत्पत्ति इति धन हा धन अस धन आ से बना हुआ है, अर्थात इति का अर्थ होता है समाप्त, हा का अर्थ होता है निश्चित, अस का अर्थ होता है होना। इस प्रकार से इतिहास का अर्थ ही होता है समाप्त होना, अर्थात निश्चित रूप से समाप्त होना, अर्थात जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी हो उसी को हम इतिहास कहते हैं। कोई समय होता है जिसका किसी न किसी समय पे अंत होता ही है, उस समय बीते हुए समय को हम इतिहास कहते हैं। इसी प्रकार से आगे देखते हैं साहित्य। साहित्य शब्द की उत्पत्ति साधन हित धन या से हुई है। अभी हमने देखा है इतिहास शब्द का अर्थ, अब हमको देखना है साहित्य शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो साहित्य शब्द की उत्पत्ति हुई है साधन हित धन या से मिलकर हुई है, अर्थात इसका अर्थ होता है मिश्रण। जब गद्य और पद्य काव्य का जहाँ पर मिश्रण होता है उनको मिलाकर उसको साहित्य कहते हैं, अर्थात उसके समलेखित रूप को ही हम साहित्य कहते हैं। अब देखेंगे हम साहित्य लेखन की प्रमुख 4 पद्धतियां होती हैं। साहित्य लेखन की कितनी पद्धतियां मानी गई हैं, खासकर हिंदी साहित्य में साहित्य लेखन की, या फिर कोई भी साहित्य हो, ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी साहित्य हो, साहित्य लेखन की ये पद्धतियां होती हैं। विशेषकर हिंदी साहित्य के लिए ये प्रमुख रूप से हैं। पहली आपकी वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी कालानुक्रम पद्धति, तीसरी वैज्ञानिक पद्धति, चौथी विधेयवादिक पद्धति। तो आप इन पद्धतियों के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, और जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो अपने नोट्स बनाने के लिए लिखना प्रारंभ कर दीजिए। पहला बिंदु देखते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में कवियों को वर्णों के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार स्थान दिया गया था, इसलिए इस पद्धति को वर्णानुक्रम पद्धति कहा गया है। और इस पद्धति का प्रयोग करने वालों में से हैं आपके गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर। इन लोगों ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न कभी भी आ जाता है कि वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले कवि कौन कौन से हैं, तो एक आप लोगों को ये ऑप्शन दे देगा, गारसादा तासी दे देगा, उसी में शिव सिंह सरोद, गारसादा तासी के अलावा दे देगा आपको जयशंकर प्रसाद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन सबको ना लगाकर आपको जो मैंने 2 फैक्ट बताए हैं, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने किया है। इन्होंने क्या किया था कि जो अपना संग्रह निकाला था उसमें वर्णमाला के अनुसार कवियों का क्रम रखा था। अब देखते हैं काल क्रमानुसार पद्धति। अर्थात काल क्रमानुसार पद्धति, ऐसे कवि जिनको काल क्रमों के अनुसार साहित्य में स्थान प्रदान किया गया था उन्हें इस पद्धति के अंतर्गत रखा गया है। और इस पद्धति का प्रयोग खासकर किया है आपके जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। जॉर्ज ग्रियर्सन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कालक्रम के अनुसार कालक्रम के अनुसार कवियों का जो है संग्रह एकत्रित किया था। और ऐसे ही मिश्र बंधुओं ने भी किया था, इन्होंने भी कालक्रम के अनुसार कवियों का संग्रह किया था। अब देखेंगे हम वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति है जिसमें कालक्रम को तो निश्चित रूप से देखा गया है, किंतु उसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध करने के बाद ही साहित्य की महत्वता को अपनाया गया है। और इसके अंतर्गत आते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसका प्रयोग किया है गणपति चंद्र गुप्त ने। अर्थात 2 लोग इसके अंतर्गत भी आते हैं, गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी।
अब आती है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति को हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान दिया गया है, क्योंकि ये एक ऐसी पद्धति है जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित पद्धति है, क्योंकि इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेंच के वैज्ञानिक तेन कहते हैं, आचार्य तेन उनका नाम था, उन्होंने इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और इसके बाद विधेयवादी पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आपको पद्धतियां कंफर्म हो गई होंगी। अब आगे देखते हैं हम हिंदी साहित्य के आरंभिक लेखक, अर्थात हमें देखना है कि जब हमारा हिंदी साहित्य लिखा गया था तो उसके आरंभिक में कौन कौन से कवियों ने योगदान दिया था, उन कवियों को हमको देखना है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास 1839। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया था वो गारसादा तासी ने 1839 में। इन्होंने अपनी पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंग्लो हिंदुस्तानी में हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में किया था। ठीक है, प्रश्न आ जाता है कि गारसादा तासी का इतिहास कब प्रसारित किया गया था, तो 1839 में। दूसरे कवि आते हैं इनके बाद, इन्होंने भी प्रयास किया है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर का 1883 में निकलने वाला इतिहास है शिव सिंह सरोज नाम से। दूसरे नंबर पे कवि आते हैं आपके शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने 1883 में शिव सिंह सरोज नामक इतिहास निकालकर हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीसरे नंबर पे आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ एंग्लो हिंदुस्तानी, इसमें इस पुस्तक को लिखकर हिंदी साहित्य में अपना योगदान प्रदान किया था। अगला हम देखेंगे मिश्र बंधुओं का इतिहास। मिश्र बंधुओं ने 1913 में मिश्र बंधु विनोद नामक काव्य संग्रह निकालकर हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और अगले नंबर पे आते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित करवाया था, और इनकी हिंदी साहित्य में प्रमुख भूमिका मानी जाती है। ये प्रमुख कवि हैं हिंदी साहित्य के, आलोचक है ये बहुत बड़े, और हमको इनके अनुसार दिए गए हिंदी साहित्य के कालक्रम को भी पढ़ना है विस्तार से। तो चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इनके अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो दिया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका कालक्रम पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अब हमको देखना है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत 4 कालों को रखा गया है। सबसे पहले वीरगाथा काल, इसे आदिकाल भी कहते हैं, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। वीरगाथा काल का समय है 1050 से 1375 विक्रम संवत है ये। कुछ लोग इसे ईसवी में भी पढ़ाते हैं, पर विक्रम संवत में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको वो पढ़ना है जो जरूरी है। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत, आधुनिक काल 1900 से अब तक। अब हम देखेंगे कि सभी कालों का नामकरण, क्योंकि ये तो जो नाम है वो दे दिया गया है, लेकिन किसने क्या नाम दिया है, क्योंकि एक एक काल को, एक एक युग को कई नामों से जाना जाता है, और आपके जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। प्रश्न में पूछ लेता है कि इस काल को किस नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखेंगे नामकरण। सबसे पहले हम देखेंगे वीरगाथा काल। वीरगाथा काल किसने कहा है आदिकाल को, तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा
है, वेरी मोस्ट है। अगला देखिए, अगला है आदिकाल। तो आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। वीरगाथा काल को आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। और बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वेरी मोस्ट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप लोग ये नामकरण अच्छे से याद रखिएगा और जो नोट कर रहे हैं वो अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। हमें पढ़ाई करनी है जो वो बहुत ही डीपली करनी है, मतलब बहुत गहराई से पढ़ाई करनी है। अब हम देखेंगे भक्ति काल। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल की समय सीमा है 1375 से 1700 विक्रम संवत। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 धाराओं में बांटा है। कौन कौन सी? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को आगे चलकर 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी काव्य धारा और प्रेम मार्गी काव्य धारा। और सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण मार्गी काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम देखेंगे ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी काव्य धारा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है और प्रेम मार्गी काव्य धारा को सूफी काव्य धारा नाम से भी बुलाया जाता है। ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, नानक, रैदास। ये कवि वह हैं जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से भक्ति को पाने का प्रयास किया है। प्रेम मार्गी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, इसके अंतर्गत जायसी, कुतुबन, मंझन और आदि कवि आते हैं। इन कवियों ने भक्ति को प्रेम के माध्यम से पाने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, मीरा, रसखान। और राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, रामानंद। इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है और इन्होंने राम की भक्ति की है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब हम 5 मिनट बाद दूसरी क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इतना सब समझ में आया होगा। देखने में तो क्लास बहुत छोटी लगती है, समय बहुत कम लगता है, पर मित्रों इस क्लास को तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत टाइम लग जाता है। तो आप सभी लोग यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरी क्लास को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसमें जो भी आपको लगती है कि कोई कमी रह गई है तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।